प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं विजय सिंह एक बार फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं बेटा आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। बेटा जैसा कि सर ने आपको वादा किया था कि हम एनवीएस का जो ये साइंस वाला पार्ट है आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के देंगे, तो मैंने ऑलरेडी फिजिक्स कंप्लीट करवा दी है और आपका जो बायोलॉजी है उसके भी चैप्टर सारे पूरे हो गए हैं। बेटा आज से हम केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। केमिस्ट्री के आपके 2-3 चैप्टर आपके सिलेबस में, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है, आपका फ्लेम वाला है, इनको हम कवर करेंगे बेटा। उसके बाद कुछ चैप्टर अपने बचते हैं बेटा ईवीएस के, ठीक है, उनको कवर कर देंगे। बहुत जल्दी आपकी साइंस निपटा देंगे बेटा। और इसके बाद आप सभी के लिए मैं लेके आ रहा हूं, संडे को लगा रखा है, देखना ना भूले बेटा, मैंने लगा रखा है किसका, लैब मैनुअल का महाभंडारा। उसमें हम उसी दिन शायद हो सकेगा तो पूरा लैब मैनुअल कवर कर जाएंगे बेटा, एक एक चीज लैब मैनुअल की कि क्या होता है अटेंडेंट का रोल, और कौन कौन से बेसिक प्रोसीजर लैब में पाए जाते हैं, कौन कौन से बेसिक आपके इक्विपमेंट पाए जाते हैं, और क्या क्या लैब के सेफ्टी प्रोटोकॉल हैं। बस हमें ये 4-5 टॉपिक करने बेटा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे टॉपिक हम कवर करेंगे उसी दिन के महाभंडारे में। तो वहां उस दिन आने वाले संडे को कनेक्ट हो जाना सारे बच्चे, और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज एक नया चैप्टर आप सभी बच्चों के लिए बेटा मैं लेके आ गया हूं। आज का अपना जो केमिस्ट्री का चैप्टर होने वाला बेटा वो होने वाला है कोल एंड पेट्रोलियम। करे स्टार्ट, बोलो ठीक है, सब बढ़िया है। चलो सर, तैयारी बढ़िया चल रही है सबकी, सारा काम डन है? यस सर, चलो बेटा करते हैं शुरू। कहां शुरू करते हैं बेटा, एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं बेटा, और जिसका नाम क्या है बेटा, कोल एंड पेट्रोलियम। क्या है जी, कोयला और पेट्रोलियम। सर नाम तो सुना हुआ है हमें, कोयला है सर, बहुत जगह इस्तेमाल भी होता है इसका, है ना। पहले जो स्टीम के आपके इंजन थे ट्रेन के अंदर, उनमें इस्तेमाल होता था। आजकल तो आपने बिजली के तार डाल दिए, जरूरत नहीं पड़ती है ना। और पेट्रोलियम तो शायद हम लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं, इससे हम और सारे रिफाइंड सब्सटेंस निकालते हैं, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया बेटा, उनका तो आप इस्तेमाल कर रहे हो। मेनली ये दोनों क्या है, मेनली ये दोनों क्या है बेटा आपके, ये आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, आप ये कह सकते हो। ये आपके एक प्रकार से क्या है बेटा, ऊर्जा के स्रोत है, आप ये कह सकते हो। तो एक बार फटाफट से सब बच्चे मुझे बताएंगे बेटा, वीडियो क्वालिटी एकदम प्रॉपर है, ऑडियो प्रॉपर है सर, क्लास को शुरू कर दो, महारण को शुरू कर दो सर, फटाफट बोलो बेटा, ठीक है, करते हैं इसको स्टार्ट, फटाफट बोलो बेटा। चलिए सर, करे भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, करो स्टार्ट। चलो बेटा, जो पहली चीज हमको पढ़नी है बेटा, वो जो अपने ये रिसोर्सेज हैं, जो अपने ये संसाधन है बेटा, इनके हमें टाइप पढ़ने हैं, है ना जी। हमें क्या पढ़ना है, पहले पढ़ना है संसाधन क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, संसाधन क्या होता है। आइए पहले तो आपको मैं ये सिखा देता हूं कि संसाधन होता क्या है। एक्चुअल में आप संसाधन संसाधन कहते किसे हैं बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स। संसाधन से मतलब क्या है सर आपका, बेटा वो है समथिंग विच गिव्स, समथिंग विच गिव्स, आप ऐसे बोल सकते हैं बेटा, समथिंग विच गिव्स एनर्जी, विच गिव्स एनर्जी इन एनी काइंड ऑफ फॉर्म या इन एनी फॉर्म, जो हमें किसी भी प्रकार से ऊर्जा बेटा प्रदान करता है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी फॉर्म में, उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं बेटा, उसको हम संसाधन कहते हैं बेटा। जो जो हमें हमें किसी भी प्रकार से या किसी भी प्रकार की क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है बच्चा, क्या करता है बच्चा, ऊर्जा प्रदान करता है। उसी चीज को हम प्यारे बच्चों क्या नाम दे देते हैं, संसाधन का नाम दे देते हैं बेटा, रिसोर्स का नाम दे देते हैं बेटा। बोलो सर, बहुत छोटी सी सिंपल सी प्यारी सी बात मैंने आप सभी को बताई है। एक बार मैं वीडियो क्वालिटी और आपके ठीक कर देता हूं बेटा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया है सर, ठीक है सर, इतना बात पकड़ गए सर, बिल्कुल पकड़ गए इतनी बात। तो बेटा ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनएग्जॉस्टिबल और एक होता है एग्जॉस्टिबल। क्या है जी, इनके टाइप्स बताता हूं मैं आपको बेटा। टाइप्स में इसका एक होता है इनएग्जॉस्टिबल या रिन्यूएबल भी बोलते हैं,
रिसोर्स। क्या बेटा? एच है, इसका क्षय नहीं होता या जो खत्म नहीं होता या जो समाप्त नहीं होता वो होता है इनएग्जॉस्टिबल, जो असीमित मात्रा में पाया जाता है, विच इज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट बेटा मेरे, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? इनएग्जॉस्टिबल कहते हैं, एच है कहते हैं, या नवीनीकरण। नवीनीकरण ये क्या होता है बेटा? आपका संसाधन। नवीनीकरण क्या होता है बेटा? जिसको आप दोबारा से बना सकते हो, जिसको आप दोबारा से बना सकते हो बेटा मेरे, उसको हम क्या कहते हैं? नवीनीकरण कहते हैं, या कई बार नवीकरणीय भी कह देते हैं। तो अगर आपको चलो शॉर्ट करना है तो ऐसा कर लो बेटा, नवीकरणीय, नवीकरणीय। ठीक है जी, ठीक है जी। नवीनीकरण भी बोल देते हैं, जिसको हम दोबारा नया रूप दे सकते हैं, जिसको हम वी कैन मेक इट अगेन, वी कैन फॉर्म इट अगेन, वी कैन प्रोड्यूस इट अगेन, जिसको दोबारा बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। होते क्या है? आइए आपके साथ में चर्चा करता हूं बेटा, क्या होते हैं, क्या होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा आपके लिए ऊपर पहुंचा दूं ताकि थोड़ा स्पेस और मिल जाए भाई साहब। शायद दिख रहा होगा सब कुछ? हाँ सर, प्रॉपर दिख रहा है। आ जाओ जी, तो थोड़ा सा और ऊपर आपके लिए मैं डाल देता हूं सिलेक्ट करके, ताकि दिक्कत ना आए, स्पेस मिल जाए हमें। मिल गया स्पेस, आ जाओ बेटा। क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये क्या होते हैं बेटा? कभी खत्म नहीं होने वाले, मतलब अनलिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, ये अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं, मतलब ये असीमित मात्रा में होते हैं, खत्म ही नहीं होंगे। मतलब आप क्या कह सकते हैं इससे? क्या नेवर एंडिंग बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? नेवर एंडिंग, मतलब जो समाप्त नहीं होंगे, कभी ना समाप्त होने वाले आप कह सकते हैं बच्चा, कभी ना समाप्त होने वाले, कभी ना समाप्त होने वाले आप ऐसा बोल सकते हो। ऐसे जो संसाधन है हमारे पास, उनको हम कहते हैं नेवर एंडिंग, कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन। ठीक है। और इसके अलावा क्या है सर? इसके अलावा यह है मेरे प्यारे बच्चा कि इनको आप जब यूज करते हैं, इनका जब आप उपभोग करते हैं, जब इनका आप यूज करते हैं, तो जो यूज करने की दर है या रेट है, और एक इनको नया बनाने की दर है। देखो, अगर आप बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हो और नया बन नहीं रहा है, कोई भी सामान लगा लो आप, कोई भी सामान लगा लो आप तो अपने घर का ही सामान लगा लो। अगर आप घर में कोई सामान को बहुत फास्ट रेट से क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, और नया तुम्हारे घर में आ नहीं रहा, तो फिर वो एक दिन समाप्त हो जाएगा ना बेटा। फिर समाप्त कब नहीं होगा? समाप्त तब नहीं होगा जब जो उसका यूज करने का रेट है वो कम है, और जो नया बनने का रेट है वो क्या है? ज्यादा है। मतलब आप उपभोग कम कर रहे हैं और जो वो नया बन रहा है वो ज्यादा बन रहा है। तो आप उपभोग कम कर रहे हैं और न्यू प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि नया है ना, नया नया नया, क्योंकि नया है ना, नया वो बनता जा रहा है। इसीलिए ये क्या होते हैं बेटा आपके? इसीलिए आपके ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। बोलो भाई साहब, बोलो भाई साहब। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा? कि इसकी जो पूर्ति होती है, पूर्ति का दर खपत से ज्यादा होता है। ये तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, शायद आपको दिख रहा है सर जी? बिल्कुल दिख रहा है। पूर्ति का दर खपत से क्या होता है बच्चा? ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। आप ऐसा कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मतलब क्या है? रेट ऑफ कंजप्शन, जो आपका कंजप्शन का दर है, इज लेस देन, वो कम है किससे? रेट ऑफ रिन्यूएबिलिटी। मतलब नया बनने की दर ज्यादा है और आपका जो कंजप्शन की दर है वो क्या है बेटा? कम है। मतलब नया ज्यादा बन रहा है और क्या हो रहा है? खर्च कम हो रहा है। इसीलिए तो क्या है बेटा? ये कभी समाप्त नहीं होंगे, नए बनते जाते हैं भाई, नए बनते जाते हैं। और इनके साथ क्या होता है? और मैं आपको सही बताऊं तो ये इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, ये आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत सारे एफर्ट हमें इनके लिए लगाने पड़ते हैं। हम कहेंगे नॉट इजीली अवेलेबल, बहुत सारे नॉट इजीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध नहीं है बच्चा, आसानी से उपलब्ध नहीं है मेरे प्यारे बच्चा, आसानी से उपलब्ध नहीं होते भैया, आसानी से उपलब्ध नहीं है भैया।
इनको इनको एनर्जी का रूप देने के लिए, इनको ऊर्जा का रूप देने के लिए प्यारे बच्चों बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इजीली अवेलेबल नहीं है। और इसके साथ आप ये भी लिख लो कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। ये क्या होता है? एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं मतलब क्या है जी? मतलब ये है पर्यावरण को नुकसान नहीं करते बेटा, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं करते बेटा, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं करते बेटा, इनकी ये खास बात है बेटा। और आप और हम सब किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? आप और हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे रिसोर्स बनाने की, ऐसे संसाधन बनाने की, ऐसे ऊर्जा के स्रोत बनाने की जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, क्योंकि हमारे पर्यावरण में दिन बर दिन इतना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अवर एनवायरमेंट इज गेटिंग सो मच पोल्यूटिंग दैट बेटा क्या हो रहा है? अपना सारा मौसम चक्र बदल गया है, अपना वेदर साइकिल खराब हो गया है। जिस समय किसान को बारिश की जरूरत होती है बारिश नहीं होती, जिस समय किसान को थोड़ा सा क्या चाहिए? अच्छा मौसम चाहिए, मौसम बदल जाता है। तो भाई जब आपका मौसम चक्र बदलेगा, आपका वेदर साइकिल बदलेगा, तो कहीं ना कहीं वो हर चीज को प्रभावित करता है। और उस मौसम चक्कर के बदलने का, वेदर साइकिल के चेंज होने का मेन रीजन क्या है बेटा? मेन रीजन यही है कि हम अपने एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, उसको प्रदूषित कर रहे हैं, और उसके कारण ये सब हो रहा है बेटा। तो हम चाहते हैं कि ऐसे रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल करें, हम चाहते हैं आप ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करें जो कहीं ना कहीं दोबारा बनाए जा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं कभी खत्म नहीं होंगे, जो कहीं ना कहीं असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं बेटा क्या करते हैं? कहीं ना कहीं आसानी से मिलते नहीं है, लेकिन हमें एफर्ट तो मारना पड़ेगा, एफर्ट तो मारना पड़ेगा, एफर्ट तो मारना पड़ेगा। लेकिन किंतु परंतु क्या है? ये हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी अच्छे होते हैं, या अपने पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आई थिंक आपको ये जो इनएग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ऊर्जा के, एनर्जी के, वो क्या होते हैं शायद आपको बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। यहां काम है क्लैरिटी देना, क्लैरिटी देके जाऊंगा, ऐसे क्रिस्टल क्लियर चीजों को करके जाऊंगा। यहीं से आप देखो, यहीं से आप दिमाग में क्लियर पिक्चर लेके जाओगे। यही तो विजय सर का ट्रेडमार्क है, यही तो विजय सर करते आए हैं, और यही विजय सर करते रहेंगे इस परिवार के माध्यम से, साइंस विजन के माध्यम से। भाई साहब क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो बताओ फटाफट से। इसका ले लो स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बता देता हूं। क्या बता देता हूं? एग्जाम्पल बता देता हूं, बोलो ठीक है क्या? आ जाओ जी। सर ये इनके उदाहरण बता दो हमें, कौन कौन होते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस या फिर आपके इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेस। टाइडल एनर्जी है भाई साहब, ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं। मैं बताते चलूंगा, टेंशन ना लो, रटना कुछ नहीं है आपको, अपना काम आपको रटवाना नहीं है, अपना काम आपको समझा के भेजना, आप जानते हो। टाइडल ऊर्जा कौन सी होती है बेटा? ज्वारीय ऊर्जा कौन सी होती है? हमारे समुद्र में लो टाइड्स आती है, हाई टाइड्स आती है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स, जिसको आप ज्वार भाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको आप ज्वार भाटा भी कहते हैं। पानी ऊपर जाता है बहुत तेज और फिर से क्या आता है? नीचे। और इस प्रक्रिया का, इस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी बनाने में। जो पानी के पास क्या आती है? पोटेंशियल एनर्जी। जो उसके पास क्या आती है? उसके पास, आपके पास स्थितिज ऊर्जा आती है। हाँ, वो जो स्थितिज ऊर्जा है उसका इस्तेमाल जब पानी नीचे गिरता है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं ब्लेड, टरबाइन घुमाने में। और टरबाइन जनरेटर का होता है, जनरेटर से क्या बनती है? बिजली बनती है। तो कहीं ना कहीं हम इन टाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वेव एनर्जी, तरंगीय ऊर्जा। क्या है जी? तरंगीय ऊर्जा। इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा किसके अंदर? एज ए रिन्यूएबल सोर्स। जो वेव्स आती हैं, जो वाटर वेव्स आती हैं, क्या आती हैं? वाटर वेव। जो समुद्र में लहरें आती हैं, उन लहरों से भी हम क्या कर सकते हैं बेटा? ऊर्जा बना सकते हैं। मेन काम है टरबाइन घुमाओ, टरबाइन घुमा के जनरेटर में बिजली बनाओ, और आपकी बिजली बन जाएगी बेटा, आपके काम आ जाएगी। इसके अलावा क्या है बेटा? इसके अलावा सोलर एनर्जी। ये तो आप आजकल इस्तेमाल कर ही रहे होगे। अरे इसका इस्तेमाल तो आप लोग आजकल सब कोई कर रहे होगे। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर तो रहे हैं सर, घर घर में सोलर प्लेट लग गई है। लग गई है क्या? सन से लाइट आती है, उसको हम हमारी बैटरी में इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में यूज कर लेते हैं। तो ये क्या है? सोलर एनर्जी। एक का है जियोथर्मल एनर्जी। सर ये क्या होती है? ये होती है भूतापीय ऊर्जा। ये क्या कह रहे हो आप सर? बताओ ना क्या है सर? हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती माता है, इसके जब आप जितना नीचे जाओगे, गहरा जाओगे, जो तापमान है, जो ताप है, जो टेम्परेचर है,
वो बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, और धरती के अंदर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, हीट है, उष्मा है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, ऊर्जा बनाने में। वो होता है आपका क्या, जियोथर्मल एनर्जी। क्या होता है, बोलो मुझे एक साथ, सर ये जियोथर्मल एनर्जी होता है। क्लियर है क्या? इसके अलावा बेटा क्या है, हीट एनर्जी भी आपकी होती है। क्या होती है? हीट एनर्जी। या ओशियोथर्मल बताओ आप, ओशियन थर्मल एनर्जी। आपको पता है बेटा, समुद्र के भी नीचे, समुद्र के तल से आप नीचे जाओगे, वहां भी बहुत सारा ताप है। वहां भी क्या है, बहुत सारा ताप, समुद्री तापीय ऊर्जा, समुद्री तापीय ऊर्जा बेटा रिन्यूएबल है आपकी। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा आप इसको कह सकते हैं, या परमाणु ऊर्जा भी इसको आप कह सकते हैं। मतलब हमारे एटम का जो न्यूक्लियस है, हमारे परमाणु का जो नाभिक है, भाई साहब उसके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। अगर वो फटता है, अगर वो जुड़ता है, तो बहुत सारी ऊर्जा देता है, बहुत सारी एनर्जी देता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। और बहुत सारा यार आपके पास न्यूक्लियस पड़े हैं यूरेनियम के, आप ढूंढो तो सही, यूरेनियम है, रेडोन है, रेडियम है ना, ऐसे बहुत सारे जो रेडियो एक्टिव हैं, जो रेडियो धर्मी है, रेडियो सक्रिय हैं, उनसे निकलती है न्यूक्लियर एनर्जी। ये जो मैंने आपको सारी एनर्जीज बताई है बेटा, ये सारी की सारी आपकी क्या है, ये आपकी इन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी आते हैं, रिन्यूएबल आते हैं, नवीकरणीय हैं, अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। इनको आप कितना भी बना लो बेटा, आपको ये मिलती रहेंगी, क्योंकि हमारी प्रकृति में ये सोर्स अवेलेबल है। बस फर्क कितना है कि इनसे जब हम ऊर्जा बनाते हैं, इनसे एक्चुअल में जब हम एनर्जी बनाते हैं, तो बेटा क्या होता है, वो एनर्जी निकालना काफी टफ काम होता है, काफी मुश्किल काम होता है, बहुत सारा सेटअप लगाना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा था ये इजीली अवेलेबल नहीं होती है। अब बता दो आप मुझे, क्या क्लियर है भाई साहब? क्या क्लियर है भाई साहब? अरे सर जी बिल्कुल क्लियर है, आप बताओ। सर जी बिल्कुल क्लियर है, मजा आ गया सर जी, है ना। इसके बाद जो दूसरे होते हैं, तो इसके उल्टे होते हैं, सुन लो, जो इसके उल्टे होते हैं वो होते हैं एग्जॉस्टेबल, या होते हैं नॉन रिन्यूएबल, है ना, रिसोर्स। क्या होते हैं बेटा, देखो इसके अलावा जो दूसरे होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल होते हैं भाई साहब, या हम बोल लीजिए नॉन रिन्यूएबल होते हैं भाई साहब, रिसोर्सिस। क्या होते हैं जी, छह, या फिर क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन। बिल्कुल उसके उल्टे हैं भाई साहब, बिल्कुल उसके उल्टे हैं। सबसे पहले लिमिटेड मात्रा में होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। क्या होते हैं जी, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं जी। दूसरी बात बेटा, अगर सीमित मात्रा में है तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, है ना, एक दिन समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, है ना, एंड इन फ्यूचर, भविष्य में खत्म हो जाएंगे, भविष्य में खत्म हो जाएंगे, एंडिंग रिसोर्सेज हैं। उसके बाद चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, सेलेक्ट करके, कहीं ना कहीं अपने काम ही आ जाएगा ये। यार ये तो सेलेक्ट करो दोबारा से बेटा इसको, इस मामले को पहले दोबारा से सेलेक्ट कर लो, और अब इसको भेज दो थोड़ा सा ऊपर, ताकि आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो मिटाना है मिटा दो, और यहाँ जो समाप्त है वो समाप्त नहीं। ठीक है क्या बेटा, ओके क्या बेटा? ठीक है सर, आपने कहा पल्ले पड़ गया सर। हाँ ऐसे है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा जी बताओ, इसका मतलब देखो समाप्त क्यों हो रहे हैं ये समाप्त इसलिए हो रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इनकी खपत ज्यादा है, और इनका जो रीनिर्माण है, जो जो रिन्यूएबिलिटी है, वो क्या है बेटा, इसकी कम है। देखो उल्टा क्या था यहाँ पे खपत की दर थी बेटा, क्या है, पूर्ति की दर थी बेटा क्या आपकी ज्यादा, खपत की दर थी बेटा आपकी कम। मतलब रेट ऑफ कंजप्शन क्या था, कम, और रेट ऑफ रिन्यूएबिलिटी क्या था बेटा आपका ज्यादा। यहां हो जाएगा उल्टा, क्या होगा यहाँ पे जो पूर्ति की दर है, यहां पे पूर्ति की दर खपत से कम होता है। अब आप समझो, पूर्ति कम हो रही है और खपत हो रही है ज्यादा, तो एक दिन खत्म तो होने ही है। पूर्ति कम हो रही है, खपत हो रही है ज्यादा, एक दिन अपने आप खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। साफ साफ दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है मुझे, कि जो रेट ऑफ कंजप्शन है, जो खपत है वो ज्यादा है, इज मोर देन
इज मोर देन रेट ऑफ रिन्यूएबिलिटी। ऐसा पूर्ति की दर तो है कम और खपत की दर क्या है ज्यादा। एक दिन मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ढूंढते रहना, आपको नहीं मिलेंगे। बोलो क्या, बोलो क्या? इसका बिल्कुल उल्टा है जी। उसके बाद ये जो है ना, ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हाँ, इनकी एक अच्छी बात है और इसीलिए हम लोग इनके लगे पड़े हैं, इसीलिए हम इनका इस्तेमाल करने में लगे पड़े हैं, इसलिए इनको हम यूज किए ही जा रहे हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। इजीली क्या है? अवेलेबल। मतलब ये क्या है? ये आसानी से क्या है भैया मेरे? ये आसानी से उपलब्ध है जी। आसानी से क्या है? ये उपलब्ध है जी। लेकिन ये इनका बड़ा ड्रॉबैक है। क्या है? कि कोज पॉल्यूशन इन इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं ये बहुत ज्यादा। क्या करते हैं ये पर्यावरण को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। और प्रदूषित करते हैं तो आपको बता दूं, इनके अंदर मेनली क्या होता है? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट देती है। जो ग्रीन हाउस क्या करती है? प्रभाव जो है वो कर रही है, जिससे हमारा जो पृथ्वी का तापमान है, जिससे जो हमारा अर्थ का जो क्या है टेम्परेचर है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कारण आप गर्मी महसूस कर रहे हो, इसी कारण आपको गर्म लगता है, क्योंकि धीरे धीरे अपना अर्थ का जो टेम्परेचर है, जहां पे हम लोग रह रहे हैं, हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है बेटा। किसके कारण? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। क्या होता है सर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट ये कहता है कि हमारा जो हीट सन से आ रही है, जो उष्मा हमारे सूर्य से आ रही है, वो पृथ्वी से टकरा के वापस जाती है। बट क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस है जो पर्यावरण में होती है, ये उस उष्मा को ट्रैप कर लेती है, कैद कर लेती है और बाहर नहीं जाने देती। इसके कारण क्या होता है? पर्यावरण में क्या हो रहा है? उष्मा बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी क्या हो रही है? गर्म हो रही है बेटा। क्या हो रही है? गर्म हो रही है। उसके पास क्या आ रहा है? ज्यादा टेम्परेचर आ रहा है, ज्यादा ताप आ रहा है बेटा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है, एक तो अपना जो पूरा साइकिल है वो चेंज हो रहा है। दूसरा, जो आपके ग्लेशियर्स है, जो आपके बर्फ के ग्लेशियर्स हैं पहाड़ों पे, जो आपके माउंटेन पे क्या है बेटा? आइस के ग्लेशियर्स हैं, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो रहे हैं। और अगर वो पिघलना शुरू हो रहे हैं तो वहां के क्षेत्र में बाढ़ वगैरह की समस्या आ जाएगी, पानी का ज्यादा भराव हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी रोकना है। तो पता है क्या है, हम लोग ज्यादा किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आप बताओ मुझे। हम लोग ज्यादा इनका इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोग ज्यादा इनका कर रहे हैं? एक्चुअल में हम ज्यादा इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बट हम लोग गलत कर रहे हैं। कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं बेटा। क्योंकि अगर आपने इसका ज्यादा इस्तेमाल किया तो एक दिन बेटा क्या होगा? ये समाप्त भी हो जाएंगे, सबसे बड़ा नुकसान। और दूसरा क्या होगा? ये अपने पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं बेटा। वन डे दे विल एंड, और हम लोग को नहीं मिलेगा रिसोर्स। एंड सेकेंड, दे आर पॉल्यूटिंग आवर एनवायरमेंट, दे आर पॉल्यूटिंग आवर एटमॉस्फेयर। और हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट हो रहा है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बहुत सारी समस्याओं का निर्माण हो रहा है। तो हमें इनका खपत कम करना पड़ेगा, हमें इनका यूज कम करना पड़ेगा। आने वाले भविष्य के लिए हमें किनको देखना पड़ेगा? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को देखना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको इधर एग्जाम्पल लिखे हैं। अब मैं आपको एक बार इनके एग्जाम्पल भी लिख देता हूं ना बच्चों, किसके? जो नॉन रिन्यूएबल है। आइए मैं आपको इनके एग्जाम्पल भी लिख देता हूं। इनको भी आप जानते हो, देखना ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाते होंगे। क्या हो जाते होंगे? आपको इजीली अवेलेबल हो जाते होंगे। जैसे आपका फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल है, कोल है, पेट्रोलियम है। क्या है? जैसे आपका फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, जैसे आपके मिनरल्स हैं, मतलब आपका वन है, जैसे आपके वन्य जीव हैं, जैसे आपका क्या है बेटा? मिनरल्स है, खनिज है, जैसे आपका कोयला है, कोल है, जैसे आपका पेट्रोलियम है, जैसे आपका क्या है बेटा? पेट्रोलियम है। और जैसे आपका वुड है, लकड़ी है, जंगल काटे जा रहे हैं इनके चक्कर में। ये इजीली अवेलेबल है, आप देख लो अच्छे से, जो मैंने नाम लिखे हैं, क्या वो इजीली अवेलेबल है? हाँ सर, बहुत इजीली अवेलेबल है। बोलो बोलो, है कि नहीं है? यस सर, बहुत इजीली अवेलेबल है। नेचुरल गैस है, जैसे आपकी एलपीजी सीएनजी हो गई। नेचुरल गैस है जैसे कि आपकी प्राकृतिक गैसें हैं, एलपीजी हो गई, सीएनजी हो गई बेटा। ये आपकी क्या है? नेचुरल गैसेज है बेटा। ये सब देखो, आप ध्यान से देखो बेटा,
ये आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जंगल काटने जंगल में चले जाओ, है वाइल्ड लाइफ चाहिए आपको, जैसे वनस्पति चाहिए जो आपके वनों में होती है, जो आपके फॉरेस्ट में जो आपके क्या होती है वाइल्ड लाइफ होती है, इजीली अवेलेबल है, जाओ कोई बात नहीं, मिल जाएगा। है मिनरल्स हैं, खनिज हैं, इजीली अवेलेबल है ना, इस्तेमाल कर लो, क्या दिक्कत है। कोयला पेट्रोलियम है, निकाल लो, इजीली अवेलेबल है जी। वुड है, इजीली अवेलेबल है। नेचुरल गैस है, सीएनजी एलपीजी, इजीली अवेलेबल है कि नहीं है। नेचुरल गैस में दो याद कर लेना बेटा आपको, सीएनजी फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसके अलावा एक गैस और याद कर लेनी है, एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म आ सकता है बेटा एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। सीएनजी का फुल फॉर्म, एलपीजी का फुल फॉर्म याद कर लेना है बढ़िया से इस फुल फॉर्म को। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अपनी गाड़ियों में आजकल सीएनजी का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है बेटा, आपको पता होगा। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अपने घर में जो गैस इस्तेमाल होती है जिससे आप लोग खाना बनाते हो, वो कौन सी गैस है बेटा आपकी, वो एलपीजी है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है बेटा। और अगर आपको रिन्यूएबल में पता करना है तो आप ये कर सकते हो, इधर भी एक गैस का नाम लिख सकते हो आप बेटा, जिसको आप क्या कहते हो, गोबर गैस कहते हो, इसको आप गोबर गैस कहते हो। ये गोबर गैस दोबारा बनाई जा सकती है। तुम्हारे घर में जितना भी कूड़ा कचरा है, जितना भी पशुओं का गोबर है, जो भी वेस्ट है, उस वेस्ट को आप मिट्टी में दबा दो, दफना दो, है ना, वहां से एक गैस रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं बायोगैस या गोबर गैस। हाँ, वो रिन्यूएबल है, वो अच्छी भी है, वो हेल्दी भी है, वो पोल्यूशन भी नहीं करेगी। लेकिन ये दोनों क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, ये हेल्दी भी नहीं है, ये पोल्यूशन भी करती है बेटा आपकी, ये पोल्यूशन भी करती है बेटा आपकी। बोलो हाँ या ना। यस सर, जो आपने कहा वो चमका, यस सर आपने कहा और वो बढ़िया से चमक गया सर, कोई समस्या है नहीं हमें। अब एक एक करके इन रिसोर्सेज को पढ़ेंगे बेटा, जिसमें पहला है कोल और पेट्रोलियम। कोल को पढ़ना है, फिर पेट्रोलियम को। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप कार्बन के बारे में थोड़ा जान लो, क्योंकि दोनों ही कार्बन के कंपाउंड है बेटा। दोनों ही किसके कंपाउंड है बच्चा मेरे, दोनों ही बच्चा मेरे किसके कंपाउंड है, कार्बन के कंपाउंड है, कार्बन के यौगिक है बेटा। कोयला भी और पेट्रोलियम भी दोनों ही कार्बन के यौगिक है, कार्बन के कंपाउंड है बेटा। तो कार्बन को आप जान लो बेटा, कार्बन को आप जान लो बेटा। हाँ जी बोलो, कार्बन को लिखते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितनी होती है, 6, और मास नंबर कितना होता है, 12 होता है। कार्बन के कुछ आइसोटोप्स भी होते हैं, समस्थानिक भी होते हैं, 12 वाला, 13 वाला, 14 वाला, पर मैं आपको जनरली डिस्कस कर रहा हूं 12 वाला, 6 कार्बन 12। ये क्या है इसकी, ये इसकी परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है। ये मास नंबर है, ये इसका द्रव्यमान संख्या है बेटा, किसका, कार्बन का। आपके पीरियोडिक टेबल में, आपके पीरियोडिक टेबल में, आपकी आवर्त सीरीज में, श्रेणी में क्या होता है बेटा, आवर्त श्रेणी में क्या होता है, ये कार्बन 6 वाले पे पाया जाता है, मतलब 6 इसका एटॉमिक नंबर है बेटा। 6 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी बेटा, आप पहले एस में डालते हैं 2, फिर आप डालते हैं दूसरे एस में 2, 2 2 4, और लास्ट वाले 2 जाते हैं पी में। तो लास्ट वाले पी में जा रहे हैं ना, तो इसलिए कार्बन क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट होता है भैया। ऐसा एलिमेंट होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक का क्या होता है, तत्व होता है आपके पीरियोडिक टेबल में कार्बन। बच्चा मेरे थोड़ा सा कार्बन के बारे में जान लो, क्योंकि कार्बन के यौगिक है, तो मैं आपको थोड़ा सा कार्बन के बारे में बताता हुआ चलता हूं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है जी, पी ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि इसके जो लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहे हैं, पी के अंदर। ये क्या है, सब शेल है, ये सब ऑर्बिटल है बेटा। क्या है, ये सब ऑर्बिटल्स है बेटा। कौन, एसपीडीएफ। तो पी में जा रहे हैं बेटा आपके, ये किस में जा रहे हैं बच्चा, बच्चा मेरे आपके ये पी में जा रहे हैं। अच्छी बात है, पी ब्लॉक तत्व है बेटा आपका ये। इसके साथ साथ देखो जी, इसकी वैलेंस सेल में कितने होते हैं, ये इसकी वैलेंस सेल। अगर ये कार्बन का न्यूक्लियस है, नाभिक है, तो इस सेल में, पहली सेल में, पहली कक्षा में 2 होते हैं, और जो संयोजी कक्षा है उसमें 1 2 3 और कितने होते हैं, 4। ये कौन सी सेल है बेटा आपकी, वैलेंस सेल है, ये आपकी संयोजी कक्षा है। इसके संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और स्टेबल बनने के लिए, स्थिर बनने के लिए कितने होने चाहिए, 8। कितने होने चाहिए, 8। तो ये अपने 4 पड़ोसी और ढूंढता है।
अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपनी वैलेंस शेल में 8 लाने के लिए, अपनी संयोजी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए ये पड़ोसियों से बातें करता है, पड़ोसियों के साथ इंटरेक्ट करता है और उनके साथ इंटरेक्ट कर करके उनके साथ जुड़ के क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है, यौगिक बनाता है बेटा। 4 ही है, 4 और चाहिए ना, आपको पता है 4 ही है, 4 और चाहिए बेटा, आपको पता है बेटा, है ना। इसलिए सुन लो, इसकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी, इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है बेटा, 4 होती है। क्या होती है, 4। क्या होती है, 4। इसलिए इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या कहते हैं, चतुर्थ संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थ संयोजक कहते हैं, क्योंकि इसके पास 4 है वैलेंस सेल में। और अगर आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अगर आपको इसका संयोजी कक्षा पूर्ण करना है, अगर आपको इसका संयोजी कक्षा पूर्ण करना है तो कितने बनाने होंगे, 8। 4 इसके हैं, 4 ये क्या ढूंढेगा, पड़ोसी, इनके साथ ये क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। 4 नेबर और ढूंढेगा और 4 नेबर से इलेक्ट्रॉन ले लेके क्या करेगा बेटा, आपका ये कंपाउंड बना देगा बेटा आपका। इसलिए कार्बन की 4 टेट्रावैलेंसी है ना बेटा, कार्बन की टेट्रावैलेंसी है ना बेटा, इसकी 4 वैलेंसी है ना, इसकी 4 संयोजकता है ना बेटा, इसलिए 4 पड़ोसी इकट्ठे कर सकता है। इसीलिए इसके बहुत सारे कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे, इसके बहुत सारे यौगिक आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये टेट्रावैलेंट है और ये खुद से चेन बना लेता है, कैटनेशन कहते हैं उसको, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे हम। इसीलिए इसके बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी कार्बनिक जो आपकी क्या है, कार्बनिक क्या है बेटा, आपका रसायन विज्ञान है, जो कार्बन का रसायन विज्ञान है वो पूरा कार्बन के इसी के डिपेंड है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 संयोजकता होती है, इसलिए 4 पड़ोसी इकट्ठे कर सकता है, इसलिए बहुत सारे यौगिक फॉर्म कर सकता है, बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी कार्बन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, क्या पता क्वेश्चन कहां से डल जाए। अब इस कार्बन का पहला कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो कंपाउंड हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं कोल। कोल मतलब कोयला हम पढ़ने जा रहे हैं। आप सबने कहीं ना कहीं कोयले के दर्शन किए होंगे, मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे कि आप सभी ने कहीं ना कहीं कोयले के दर्शन किए हैं क्या भाई। कैसा होता है बेटा, ऑब्वियस ही बात है सर, काले रंग का तो होता है। कैसा होता है, काले रंग का तो होता है। पहली बात तो सुन लो कोयले के बारे में, एक तो ये फॉसिल फ्यूल होता है, जीवाश्म ईंधन। अब मेरे प्यारे बच्चे इस बात का ध्यान देंगे भाई साहब, इस जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है, मेरे सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान देंगे। कैसे बेटा, जीवाश्म का मतलब होता है जो मरे हुए जीवों के दबने के कारण बना है, जो मृत जीवों के पृथ्वी के अंदर दबने के कारण बना है, वो होते हैं जीवाश्म वाले, वो होते हैं फॉसिल्स। कि बहुत समय पहले कुछ प्रकृति में ऐसी घटनाएं घटी, फ्यू टाइम अगो देयर वर सम नेचुरल प्रोसेस जिससे कुछ डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स क्या हो गए, आपके क्या हो गए, पृथ्वी में चले गए और उनसे बन गए ये चीज, उनको बोलते हैं फॉसिल्स। क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स, उनको बोलते हैं जीवाश्म। और ईंधन क्यों बोलते हैं, फ्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हम ऊर्जा लेते हैं, क्योंकि इससे हम क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको फ्यूल बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन बेटा। क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। समझ में आ गई, एक एक चीज पकड़ के समझाऊंगा, टेंशन ना लो बेटा। उसके बाद ये क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब ये किस में होता है, कठोर अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद इस बात का आप गौर करेंगे, ऑब्वियस ही बात है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है बेटा। कौन है आपका, कोयला। देखा होगा ना कोयला, अरे कोयला देखा होगा ना सर जी, देखा तो हमने कोयला। फिर यार ऐसे सरप्राइज हो रहे हो जैसे, हाँ कैसे रंग का होता है सर जी, ये तो आपको पता ही है सर जी, कोयला काला होता है, ये तो सबको पता है शायद। कोयले का रंग कैसा होता है बच्चा, काला होता है। बताओ मुझे, बताओ, क्लियर है क्या, क्या है, कोयले का रंग क्या होता है, काला होता है। क्या होता है बेटा, काला होता है। क्लियर है क्या, बोलो। ठीक है जी। कैसे बना कोयला, कैसे बना, कोयले का उत्पादन कैसे हुआ, कोयले का निर्माण कैसे हुआ। क्या हुआ बेटा, बहुत समय पहले जो आपके डेंस फॉरेस्ट थे, जो आपके घने जंगल थे,
ये घने जंगल बहुत समय पहले इनके साथ क्या हो गया बेटा, ये जो आपके घने जंगल हैं ये मिट्टी के नीचे दब गए, है ना, बरीड इनसाइड सॉइल। डेंस फॉरेस्ट क्या हो गए, बरीड इनसाइड सॉइल। किसी भी घटना के कारण बेटा ये जो आपके घने जंगल थे, पहले जो घने जंगल थे वो कोई प्राकृतिक घटनाओं के कारण क्या हो गए, मिट्टी के नीचे दब गए। घने जंगल मिट्टी में दब गए भाई साहब, क्या हो गए, मिट्टी में दब गए। फिर समय के साथ जब ये मिट्टी के अंदर थे, मैंने आपको बताया मिट्टी के अंदर क्या होता है, उष्मा होती है, हीट होती है, ताप होता है, टेम्परेचर होता है बेटा, वहां पे गर्मी होती है। तो वहां पे फिर क्या हुआ बेटा, वहां पे फिर ये हुआ, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। नीचे एक तो क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है पृथ्वी के नीचे, एंड क्या होता है, एक हाई प्रेशर होता है बेटा। उच्च दाब और उच्च ताप के कारण बेटा क्या हो गए, स्लोली स्लोली दे कन्वर्टेड इनटू कोयल, दे कन्वर्टेड इनटू कोल। धीरे धीरे उनसे क्या बन गया, कोयले का निर्माण हो गया। और मतलब ये जीवाश्म में तो है, क्या है, जो डेड आपके प्लांट दब गए थे उन्हीं से तो बना है ये बेटा। समय के साथ क्या हो गया, क्या होगा, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण, उच्च दाब के कारण कारण मृत पौधे, ये जो आपके मृत पौधे हैं ये धीरे धीरे, ये धीरे धीरे क्या बन गए, कोयले में रूपांतरित हो गए, कोयले में रूपांतरित हो गए, हो गई। बोलो भाई साहब, अब समझ में आया जीवाश्म क्यों होते हैं, समझ में आया क्या इसको जीवाश्म क्यों कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। और ये जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, सलग करके थोड़ा सा ऊपर कर दो ताकि मुझे थोड़ा सा, आई 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 ऊपर चले जाओ, आई ऊपर चले जाओ, चला गया क्या थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर तो गया है। कोला दिख रहा है क्या, अब आपको कोयला नहीं दिख रहा, चलो जी इसका भी इलाज करना पड़ेगा, आपको कोयला दिखाना पड़ेगा। ये लो जी, अब आपको शायद कोयला दिख रहा होगा। ये जो आपकी प्रोसेस है बेटा, ये जो आपकी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन, कार्बनीकरण कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। इससे कोयला बनता है बेटा, उस प्रोसेस को, ये दिख रहा है आपको, ये डेंस घने जंगल गिर गए, डूब गए, इसी को फिर वो क्या हो गया, उच्च ताप और उच्च किससे, ताप से, और उस ताप से क्या बन गए, वो धीरे धीरे कोयला बन गए। इस प्रोसेस को कार्बनीकरण कहते हैं, इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं। बता दो मेरे बेटा, इतना बात समझ में आएगा कार्बन के बारे में। सर जी समझ में तो आ गए एक एक बात जो आपने बताई है, इसीलिए तो ये जीवाश्म कहलाता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है बच्चा मेरे, इसीलिए ये जीवाश्म कहलाता है बच्चा मेरे। बोलो क्लियर है क्या, जी सर आपने कहा, और क्लियर ना हो सर, मजा आ गया सर, आगे चलिए। अब इसके इस्तेमाल बोलो जी कहाँ होते हैं, इसके इस्तेमाल बोलो जी कहाँ होते हैं, है जी, कहाँ होते हैं इसके इस्तेमाल, आ जाओ जी। मैं आपको यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे कहीं जा आपको इसको काट देता हूं बेटा, मैं यहीं पे इसके यूजेज लिखवा देता हूं भाई साहब, यहीं पे इसके इस्तेमाल आपको लिखवा देता हूं बेटा। देखिए ध्यान से क्या इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले ये होम फ्यूल है, मतलब इसको हम घर पर ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, घर पर ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अब आप आजकल क्या करते हैं, कोयले के इस्तेमाल से जो हीट निकलती है, जो उष्मा निकलती है, उससे आपके घर में खाना पका सकते हो, घर में पानी गर्म कर सकते हो, घर में दूध गर्म कर सकते हो, घर के और इत्यादि काम निपटा सकते हो, तो इसका इस्तेमाल होता है जी। दूसरा, पुराने जमाने में जो स्टीम इंजन होता था, उस स्टीम इंजन में भी इसका इस्तेमाल होता था भाई। जो भाप इंजन आपका पुरानी ट्रेनों में होता था, आपने कभी देखा होगा, शायद आज भी वो ट्रेन चल रही होंगी, जिसमें जो ट्रेन का आगे वाला कोच होता है, उसमें वो जो बेचारा, जो आदमी की ड्यूटी होती है, वो बेचारा कोयला भर भर के डाल रहा होता है, उससे क्या निकलती है, भाप निकलती है, हीट निकलती है ना। और उस हीट से वो जो उसमें पानी गर्म होता है, पानी से क्या निकलती है, भाप निकलती है, स्टीम निकलती है, और उससे वो इंजन चलता है। वो आजकल तो क्या बिजली आ गई बेटा। तीसरा, थर्मल पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल होता है। आपको समझाऊंगा ये क्या होता है, ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा बेटा, है ना, मैं आपको समझाऊंगा क्या है। तापीय पावर प्लांट में,
इसका इस्तेमाल होता है जी। सर ये क्या है तापीय पावर प्लांट? सर थोड़ा समझाओ ना सर, क्या है तापीय पावर प्लांट? बेटा पावर प्लांट उसको बोलते हैं जहां पे बिजली बनती है। पावर प्लांट किसे कहते हैं बेटा? पावर प्लांट उसे कहते हैं जहां पे बिजली बनती है बेटा। अब वहां पे बिजली कैसे बनती है? एक होता है बड़ा सारा जनरेटर, क्या होता है? बहुत बड़ा सा जनित्र होता है। वो जनित्र में क्या होता है? एक टरबाइन होता है, एक पंखा सा होता है। वो जब पंखा घूमता है तो आपका जो जनरेटर, उसमें क्या बनती है? बिजली। तो आपको कैसे भी करके वो पंखा घुमाना है, कैसे भी करके आपको वो टरबाइन रोटेट करवाना है। अब हम क्या करते हैं, जो ये थर्मल पावर प्लांट है, जो आपके तापीय पावर प्लांट है, वहां पे बहुत सारा पानी लेते हैं और उस पानी को हम बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा गर्म करते हैं कोयले की मदद से, क्योंकि हम कोयले के यूज पढ़ रहे हैं। कोयले को जलाकर हम उसको गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं पानी को, तो उस पानी से क्या निकलती है? भाप निकलती है। वाटर जब बॉयल होता है तो उससे क्या निकलती है? स्टीम। और वो हाई प्रेशर स्टीम, वो जो उच्च दाब का क्या है बेटा? आपका स्टीम है, भाप है, उससे वो पंखा घुमाया जाता है टरबाइन वाला। और जब वो पंखा घूमता है तो क्या बनती है? बिजली बनती है। ऐसा होता है आपका थर्मल पावर प्लांट। ऐसा क्या होता है आपका? थर्मल पावर प्लांट। बोलो तीनों यूजेस क्लियर है? बोलो हाँ या ना बेटा? कोई समस्या नहीं है सर? बता देना। नहीं है सर, ठीक है ना? है ना? चलो जी, ठीक है जी। हाँ जी। इसके अलावा कुछ इसके पदार्थ भी बनते हैं। क्या बनते हैं? जैसे कोक बनता है इससे, जैसे कोल टार बनता है, जिसको आप क्या टारकोल कहते हैं। अरे वो टारकोल नहीं सुना क्या आपने, जिससे आजकल रोड बनते हैं? ये तो आपने देखा होगा। हाँ। और कोल गैस बनती है इससे। क्या बनती है इससे? कोल गैस भी बनती है। हिंदी में यही बोल लो, कोक। कोक भी एक सॉलिड ही होता है, ये लिक्विड होता है। कोल टार, टारकोल नहीं सुना क्या आपने, जिसको आप चारकोल के नाम से बोल देते हो, वो कोल टार होता है। वो क्या होता है? कोल टार होता है। और जिससे हमारी सड़कें बनती है ना, तो सड़क पे वो लिक्विड सा काला काला सा नहीं छिड़कते हैं, वो आपका कोल टार होता है बेटा, जिससे आपकी सड़कें बनाई जाती हैं, है ना? उसको उसको समझ लो, वही है ये आपका। ऐसे कोल गैस भी होती है बेटा। ये जब हम क्या करते हैं, जब हम कोक बनाते हैं, किससे? कोयले से। ये सब हम कोयले से बनाते हैं। ये सब हम किससे बनाते हैं? कोल से बनाते हैं। कोल से जब हम क्या बनाते हैं बेटा? कोक बनाते हैं, तो उस प्रोसेस में गैस भी निकलती है। वो गैस कौन सी होती है आपकी? कोल गैस होती है। बता दो, समझ में आ गया क्या? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? आप कहोगे तो प्यारे मेरे बच्चों, आप कहोगे तो आगे बढ़ जाऊं। शायद आपको कोयले के इस्तेमाल भी समझ में आ गए। कोयला कैसा होता है, कैसा दिखता है, कैसा बनता है कोयला आपका, हर एक चीज आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। समस्या है तो आप मुझे बता दीजिए। अगेन मैं आपको एक बात और बता दूं, ये क्या है? ये कार्बन कंपाउंड है। ये बात तो आप सुन लेना बेटा। ये क्या है आपका? कार्बन कंपाउंड है। मतलब क्या है? ये कार्बन का ही एक यौगिक है बेटा। क्या है? कार्बन का ही क्या है बेटा? आपका एक यौगिक होता है। कौन? आपका कोल। कौन होता है आपका? कोल। ये तो आपको बात याद ही रखनी है बेटा, ये कार्बन का यौगिक होता है बेटा। अब बताओ मुझे, समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बताओ भाई साहब, आगे बढ़ा जाए क्या? सर जी चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो एक बार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया से देख लो। मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। मैंने बहुत बढ़िया से चीजों को एक्सप्लेन किया है ना? ये एक्सप्लेन किया है। और एक बात अगर मेरे को याद आ रही है, मैं आपको और बता दूं, ये काम जो होता है ना, ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। आपको दिख रहा है? मैं देख लो एक बार। ये काम होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, क्योंकि पृथ्वी के नीचे ऑक्सीजन नहीं होती है बेटा, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होती है। जहां पे आप ये कोयला बना था बहुत वर्षों पहले, जब आपके बहुत सारे जो घने जंगल थे, डेंस फॉरेस्ट थे, वो नीचे चले गए थे, वहां से कोयला बना था, वहां ऑक्सीजन नहीं है। तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ऑक्सीजन के क्या होता है? गैर अनुपस्थिति में होता है, सॉरी क्या होता है? अनुपस्थिति में होता है ऑक्सीजन के बेटा। तो इसलिए इसको हम कई बार अनएरोबिक प्रोसेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कई बार इसको बोल देते हैं अनएरोबिक प्रोसेस। अनएरोबिक बोल देते हैं। कभी नाम आ जाए तो मैंने आपको एक एडिशनल चीज बता दी है, ये अनएरोबिक होता है। जो चीज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसे बोलते हैं अनएरोबिक, और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसको बोलते हैं एरोबिक। तो ये कैसी है? अनएरोबिक प्रोसेस है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुई है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे कोई ऑक्सीजन नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है क्या? अब भाई साहब आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके हम जो 3 कंपाउंड हैं उनको फटाफट से पढ़ लेते हैं। कौन कौन से? एक कोक है, एक कोल टार है, और एक क्या है? कोल गैस है। उनको हम पढ़ लेंगे एक करके। पहले आप इसका ले लो बढ़िया से स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे चलता हूँ, पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट। बोलो चलो सर आगे चलो, समझ में आ गया? हाँ जी।
पहले पढ़ लेते हैं कोक, तीनों यहीं पढ़ा दूंगा। सी दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है। कोक भाई साहब कोयले से निकला हुआ ही, कोयले से बना हुआ ये कंपाउंड क्या होता है बेटा? आपका कोक होता है। याद रखना बेटा, क्या होता है? कोक होता है। सुन लो कैसा होता है, पहले सुन लो। एक तो होता है सॉलिड, एक होता है पोरस, और एक होता है ब्लैक। इसको आपको याद कर लेना है बेटा, इसकी प्रॉपर्टीज है। एक तो ये ठोस अवस्था में होता है, याद रखना। एक इसके अंदर छिद्र होते हैं छोटे छोटे। हम लोग पोरस किसको बोलते हैं बेटा? पोरस उसको बोलते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको याद है बायोलॉजी में मेम्ब्रेन पढ़ाई थी, झिल्लियां पढ़ाई थी। मैंने कहा था ना ये पोरस होती हैं, ये छिद्र युक्त होती हैं। ऐसे ये पोरस होता है। और अगेन इसका रंग कैसा होता है? कोयले से निकला है तो काला ही तो होगा, बता दो। ठीक है सर। दूसरा ये प्योर कार्बन कंपाउंड है। आइए इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। प्योर कार्बन कंपाउंड है मतलब क्या है जी? मतलब ये है जी कार्बन का बिल्कुल शुद्ध यौगिक है भाई। क्या है कार्बन का? क्या है कार्बन का? कार्बन का शुद्ध यौगिक है भाई साहब। क्या है? कार्बन का शुद्ध यौगिक है भाई साहब। शुद्ध यौगिक का मतलब क्या होता है बेटा? कई बार जब आप कंपाउंड बनाते हो तो उसमें कुछ इंप्योरिटीज आ जाती हैं, कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं। जैसे आपने कार्बन का कंपाउंड बनाया और उसमें एक आध ऑक्सीजन के एलिमेंट आ गए, एक आध नाइट्रोजन के क्या आ गए एलिमेंट आ गए, तो वो प्योर फॉर्म नहीं है। वो प्योर फॉर्म में नहीं है। प्योर फॉर्म क्या होती है? कार्बन का बनाया, सिर्फ कार्बन ही दिखने चाहिए उसके अंदर, कार्बन के एटम ही होने चाहिए, कार्बन के परमाणु ही होनी चाहिए। तो इसमें सिर्फ क्या होता है बेटा? कार्बन के ही परमाणु होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्योर कार्बन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? फिर सुन लो, प्योर कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। पक्का है? ठीक है सर। इसको हम बेटा यूज करते हैं इन एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टील। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? जब आप स्टील को इसकी इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में लेके आते हो। आपका स्टील थोड़ी आपको कुदरत में स्टील की फॉर्म में पाया जाता है। कहीं ना कहीं अशुद्धियां इसके पास बहुत सारी थी, उन अशुद्धियों को हमने अलग किया, स्टील को हमने अलग निकाला। मतलब हमें स्टील को क्या करना पड़ता है? क्या वर्ड है? एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, मतलब इसका निष्कर्षण करना पड़ता है। तो मतलब क्या बोले हम ये बोल सकते हैं ना बच्चा, क्या कि इससे हम क्या करते हैं? स्टील का क्या करते हैं? इससे हम स्टील का निष्कर्षण करते हैं। ये बिंदु आपको याद रख लेने हैं। किसके बारे में? कोक के बारे में। काला सा पदार्थ होता है, ठोस सा पदार्थ होता है, छिद्रयुक्त पदार्थ होता है, कोयले से ही बनता है। और जब ये कोक बनता है, जब कोयले से कोक बनता है तो एक गैस भी निकलती है बेटा, जिसको आप क्या कहते हैं? कोल गैस कहते हैं। मतलब जब कोयले से आप कोक का निर्माण करते हैं तब एक जो गैस निकलती है तो आप कोयला गैस कहते हैं बच्चा। तो अभी मैं कोयला गैस आपको पढ़ाऊंगा, वहां मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि जब कोयले से कोक बनाया जाता है तो उस समय जो गैस का क्या होता है बेटा? उत्सर्जन होता है, निकलती है, वो गैस होती है कोयला गैस। बेटा कोक शायद आपको समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करूंगा यहीं पे आपको तीनों पदार्थ बता दूं। अगला है जी कोल टार। मतलब उल्टा बोलेंगे तो टारकोल से इसका फीलिंग आता है भैया। अरे टारकोल यार, कितना बार मुझे कहना पड़ता है। ये देखो कोयले का पहला पदार्थ क्या है बेटा? आपका कोक है, जिसको हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ा है बेटा आपका। फिर आपका ये जो अगला पदार्थ है ये क्या है बेटा आपका? ये कोल टार है भाई। क्या है? कोल टार है। पक्का? चलो जी। ये क्या होता है? इसमें एक तो होती है अनप्लीजेंट स्मेल। पता है जहां पे रोड बन रहा होता है, अगर आप जहां पे रोड बन रहा होता है वहां पे अगर टारकोल पड़ा है तो उससे बहुत गंदी स्मेल निकलती है ना? है ना? अप्रिय क्या होती है? अप्रिय गंध होती है इसमें। और दूसरा कभी टारकोल देखना गाढ़ा होता है, थिक ब्लैक होता है भाई। क्या होता है? थिक ब्लैक लिक्विड होता है। क्या होता है? थिक ब्लैक लिक्विड होता है। गाढ़ा गाढ़ा काला द्रव्य होता है। देखा हुआ है आपका ये, ऐसे बात मत करो बेटा, देखा हुआ है आपका ये, है ना? गाढ़ा सा काला सा क्या होता है आपका? कोल टार होता है। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो है।
और ये जो बनता है ना बेटा, ये बनता है ना, ये लगभग 200 कंपाउंड्स के मिक्सचर होता है। ये 200 क्या होते हैं, 200 पदार्थों का इसमें क्या होता है, मिश्रण होता है। दो सौ पदार्थों का इसमें क्या होता है, मिश्रण। मतलब अब देखो आप, यहां से कॉन्ट्रास्ट पैदा हो गया, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म है। अच्छा सवाल ऐसे आ जाएगा, कोयले से बनने वाले जो पदार्थ है उनमें सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में कौन सा पदार्थ होता है, प्योर फॉर्म में कौन सा आपका कंपाउंड होता है, तो आप बोलेंगे जी वो कोक है। ये इम्प्योर फॉर्म है भाई साहब, ये देखो 200 कंपाउंड्स के मिक्सचर से बनता है ये। तो देखो ना, ये प्योर फॉर्म थी, सिर्फ इसमें क्या होता है बेटा, सिर्फ इसमें आपका कार्बन पाया जाता है, हाँ या ना। और उसमें क्या है, उसमें आपके 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। क्या होता है बेटा, 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, बोलो। ठीक है जी, इसको हम किसमें, पेंट में, ठीक है जी, इसमें आपका पेंट में, और किसमें, ड्रग में, किसमें, ड्रग में। जब हम पेंट बनाते हैं, क्या पेंट में स्मेल आती है क्या बेटा, हाँ सर पेंट में स्मेल तो आती है। पेंट में, ड्रग में, डाइज में, परफ्यूम्स में, पेंट में, ड्रग में, डाइज में, परफ्यूम्स में, इन सब में, परफ्यूम्स में, इन सब में। पेंट मतलब क्या होता है, रंग। ड्रग मतलब क्या होता है बेटा, डाई का मतलब क्या होता है, एक परफ्यूम बताओ क्या होता है, परफ्यूम क्या होता है, इत्र। ड्रग मतलब क्या होता है आपका, दवा होता है, क्या होता है, दवा। और डाई का मतलब फिलहाल आप डाई ही लिख लो बेटा, डाइज या डाइज, डाइज अलग अलग रंग के डाइज आप लगाते हैं। इन सभी को बनाने में ये क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल होता है। उनकी शुरुआत किससे करते हैं, कोल टार से करते हैं। मतलब ये क्या होता है, शुरुआती पदार्थ होता है। इन सभी के निर्माण में जो शुरुआती पदार्थ होता है, क्या होता है, शुरुआती पदार्थ जो होता है वो कौन होता है बेटा, आपका कोल टार होता है। किन किन के निर्माण में बेटा, पेंट में। देखना, पेंट में स्मेल करना, आपको एक अप्रिय थोड़ी गंध सी आएगी। मतलब जब ये पेंट बनना शुरू होता है तो इनिशियल मटेरियल कौन होता है आपका, कोल टार। ड्रग में बनने में इनिशियल मटेरियल कौन होता है बेटा, आपका कोल टार। डाई में कोल टार, परफ्यूम में कोल टार। इनको बनाने में जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, कोल टार से होती है। उनका ये क्या होता है, शुरुआती मटेरियल होता है। फट से मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे और मुझे बताएंगे क्या ये दोनों चीज क्लियर है क्या, बता दो भाई साहब, क्या ये दोनों चीज क्लियर है क्या, क्या ये दोनों चीज क्लियर है क्या, बता दो। क्योंकि लास्ट चीज जो है वो कोल गैस है। तो कोयले से बनने वाला तीसरा पदार्थ है वो कौन है, वो आपका क्या है प्यारे बच्चों, वो आपका कोल गैस है। अभी तो मैंने बताया था नीचे ही तो कि जब कोयले से हम लोग कोक बनाते हैं उस समय जो गैस निकलती है वो होती है कोल गैस। मतलब जब हम कोयले का रूपांतरण करते हैं किसमें, कोक में, तो उसमें एक गैस भी निकलती है। वो हमारी गैस कौन सी होती है, कोल गैस। मैंने आपको यहां भी बता रखा है। इस्तेमाल कहां होता है इसका, इसका इस्तेमाल होता है यूज्ड एज फ्यूल्स। इसका इस्तेमाल कहां होता है, इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। इसमें होता है ईंधन के रूप में होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस चैप्टर के दो ही पार्ट हैं, एक है कोल, एक है पेट्रोलियम। कोल तो मैंने आपको आज करवा दिया है, ध्यान से देखो आज हमने क्या क्या किया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले हमने पढ़ा दो टाइप के सोर्सेज, दो टाइप के संसाधन। एक है इनएग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल, जिसको आप कहते हैं अक्षय या नवीकरणीय, और इसका दूसरा क्या होता है बेटा, एग्जॉस्टिबल नॉन रिन्यूएबल। मतलब क्या होता है, क्षयित हो जाने वाले और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं बेटा। उनको पढ़ा, क्या होते हैं उनके एग्जाम्पल पढ़े। फिर हमने पढ़ा कोल को बेटा, ये उनके एग्जाम्पल है। कार्बन की थोड़ी सी हमने जानकारी ली बेटा यहां से। और फिर हमने क्या पढ़ा, हमने कोयले का सब कुछ पढ़ा जहां से प्रश्न बन सकता है। और फिर हमने कोयले से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं, कोल से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं, कोयले से बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं, उनको हमने अच्छे से पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आज की क्लास का जो कंटेंट है वो बहुत क्लियर है। केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर हैं, ये और करवा देता हूं। फिर बच जाएगी ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस बच जाएगी, उसके कुछ चैप्टर वो मैं एक एक करके करवा दूंगा। संडे को महाभंडारा है। किसका महाभंडारा है, क्या जीमने आएंगे सर हम, भंडारे में हमें क्या परोसा जाएगा, भंडारे में आपको परोसा जाएगा लैब मैनुअल का ढेर सारा कंटेंट, लैब मैनुअल का ढेर सारा कंटेंट है। तो देखना ना भूले संडे को।
और कंटेंट आपके लिए ऐसे ही लाता रहूंगा, ऐसे हम लोग मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्यारे बच्चों का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी व्यूवर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे शुभचिंतक हैं उनका, और बहुत बहुत धन्यवाद जो शुभचिंतक नहीं है उनका भी। कहीं ना कहीं वो भी हमें एनर्जी देते हैं, मोटिवेशन देते हैं काम करने का, जोश देते हैं काम करने का, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। इसी तरीके से प्यार करते रहिए, प्रेम करते रहिए, कंटेंट आपको इसी तरीके से मैं जबरदस्त से जबरदस्त ला के देता रहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। माँ बाप की सेवा कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, और उनके सपनों को संपूर्ण करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए बेटा। मैं मिलूंगा जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।